सो वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पर एक सीरीज़ चलाई है जिसकी फर्स्ट एवं सेकंड यूनिट हम कर चुके हैं और आज हम थर्ड यूनिट करेंगे जो कि है राइटिंग स्किल। इससे पहले हमने सेकंड यूनिट की जिसमें हमने देखा कि रीडिंग स्किल्स क्या होती है और रीडिंग किस तरीके से की जाती है, और उसमें जो एक्सरसाइज थी उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, जो जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थर्ड यूनिट में हम जानेंगे कि एक अच्छी राइटिंग किस तरीके से की जाती है, एक अच्छा पैसेज या अच्छी स्टोरी टेलिंग किस तरीके से लिखी जाती है। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे राइटिंग इंट्रोडक्शन, राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की इसको पढ़कर हम कौन से क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम होंगे। देन राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, अगर हम किसी आंसर को लिखते हैं या किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो उसमें हमें कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। नोट मेकिंग किस तरीके से होती है, आपने अक्सर 11th 12th 10th बोर्ड में आपने अवश्य देखा होगा नोट मेकिंग। पैराफ्रेशिंग एंड समराइजिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, एंड देन हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। एक्सरसाइज आपको स्वयं करनी होगी, उसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, एंड आपको ज्वाइन करना होगा जिससे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन से। एज हैज़ बिन डिस्कस्ड इन द इनिशियल यूनिट्स, writing is an essential human activity which came into existence much later than speech, as writing is a graphical representation of speech, though the rules of writing are often different from that of speech. So जैसा कि हमने दूसरी यूनिट्स और हिस्ट्रीज की बुक में पढ़ा है कि राइटिंग जो है वो स्पीकिंग से पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ह्यूमन एग्जिस्टेंस में। हालांकि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है स्पीच की वो अलग होती है राइटिंग रिप्रेजेंटेशन से। ओके, देन हमें जो हम लिखते हैं उस पर हमें किस तरीके से फोकस करना है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। We also need to remember that speech is a distinguishing characteristic of every human being, but it is only the literates who can write. So देखिएगा, बोल तो कोई भी सकता है लेकिन लिखने के लिए आपको कुछ पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है। In this unit, the focus is on various aspects of writing such as note making, letter writing and report writing. So इस यूनिट में हम नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग इन सभी के बारे में जानेंगे। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे राइटिंग के। इट इज़ नॉट दैट राइटिंग इज़ लिमिटेड टू ओनली दीज एक्टिविटीज़, देयर आर वेरियस अदर काइंड्स ऑफ राइटिंग such as academic writing, technical writing, writing for the media, creative writing, official writing, etc. But for the present purpose, that is according to the scope of the syllabus, we will limit ourselves to only specific kinds of writing practice. So writings जो होती है वो सिर्फ नोट मेकिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग तक ही सीमित नहीं है। हालांकि हमारा सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम सीमित है, सिलेबस सीमित है, तो उसके लिए हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा जो राइटिंग है, अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, और वो राइटिंग है एकेडमिक राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, राइटिंग फॉर मीडिया, मीडिया में किस तरीके से लिखा जाता है, क्रिएटिव राइटिंग किस तरीके से होती है, आदि आदि आते हैं। देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे, एकेडमिक राइटिंग, नोट मेकिंग्स, राइटिंग लेटर एंड राइटिंग शॉर्ट रिपोर्ट्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द राइटिंग प्रोसेस। सो राइटिंग की प्रक्रिया क्या है, अब उसके बारे में जानते हैं। राइटिंग इज़ अ कॉम्पिटेंस विच कैन बी इंक्लूडेड और इनकैलकुलेटेड विद प्रैक्टिस। सो राइटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम प्रैक्टिस की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, कि हम उसमें सक्षम हो सकते हैं एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए। When one writes an assignment or a term paper, one does it because of an academic necessity. जब कोई
कोई असाइनमेंट लिखता है या कोई टर्म पेपर लिखता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि ये उसकी एकेडमिक ज़रूरत है। एकेडमिक ज़रूरत मतलब उसके शिक्षा से जुड़ी जो ज़रूरत है वो है। While writing an assignment or an academic paper, not only you should know about the subject on which you are asked to write on or have chosen to write, but should also have some basic idea about the format of how to write an assignment or academic paper. So देखिएगा, आप जब किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो ना सिर्फ आपके पास उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं जो कि है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ना सिर्फ आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या है, बल्कि उसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। इन एकेडमिक राइटिंग्स इट इज़ नेसेसरी that we approach it as a craft and learn it. Academic writing is a response to a necessity, therefore writing should be approached as a process. Academic process में क्या होता है कि हमें लिखना आना चाहिए जिससे कि हम अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको आगे बढ़ा सके। जो हम अगर आगे जाके कोई गोल तय करते हैं, चाहे मीडिया राइटिंग का हो या कंटेंट राइटिंग का हो, तो उससे हम, अगर आपके पास लिखने की अच्छी क्षमता है तो आप अच्छे से अपने जो व्यू है उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। एज राइटिंग इज अ प्रोसेस देयरफॉर इट यूजली फॉलोज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। पहले प्री राइट होता है देन राइट एंड री राइट। सो एक ये प्रोसेस फॉलो करती है राइटिंग की प्रक्रिया। अब प्री राइट का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब पहले और राइट का मतलब लिखना, तो पहले लिखना। सो प्री राइटिंग इज़ अ प्रोसेस विच कम्स बिफोर द एक्चुअल राइटिंग बिगिंस। सो हम जैसे कि 3 बॉडी है राइटिंग में, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड री राइट। सो प्री राइट के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। प्री राइट का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा ये मेन बॉडी है। अब मेन बॉडी को लिखने से पहले हम उसका एक ढांचा बनाते हैं कि इस तरीके से हम लिखेंगे, तो उसको जानते हैं। Pre-write is a process which comes before the actual writing begins. While writing any assignment or term paper, it is presumed that there must be something very significant that needs to be written. Therefore, one must ponder over certain significant aspects before one begins writing. They are अगर कोई कुछ लिख रहा है तो उसको पहले पता होना चाहिए कि वो, जैसे कि हम किसी यूनिट को पढ़ते हैं तो उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं, देन हम जो इसके जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है राइटिंग प्रोसेस है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं, देन नोट मेकिंग वगैरह हम पढ़ेंगे, तो वो एक सीक्वेंस में चल रहा है। अब यहाँ पर आप पहले प्रोसेस लिख दो, राइटिंग प्रोसेस, एंड लास्ट में इंट्रोडक्शन लिखो, तो क्या ये कोई मेल खाता है? नहीं, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो राइटिंग में क्या लिखना है, कब लिखना है, उसका पहले आपको एक ढांचा बना देना है। वन शुड फिगर आउट द एम्स एंड गोल्स ऑफ राइटिंग। इन अदर वर्ड्स, वन मस्ट मेक श्योर दैट वन नोज वाई वन इज राइटिंग। सो जो आप चीज़ लिख रहे हैं उसके आपके पास करेक्ट जानकारी होनी चाहिए। एंड देन नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ अगर लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पर भी आपको वाई पर फोकस करना है। इफ़ यू आर राइटिंग एन असाइनमेंट, योर अप्रोच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन आंसर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सो असाइनमेंट में जो चीज़ आप लिखोगे, जो लाइन्स आप लिखोगे, वो डिफरेंट होगी जो आप एग्जामिनेशन के आंसर में लिखेंगे। ओके, वन शुड गैदर ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन द सब्जेक्ट one decides to write on. That is, one needs to do the required research on the topic and figure out the available literature on the topic. पहले आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं, किसी भी टॉपिक को लिखते हैं, तो उसके बारे में आपके पास एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन और सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिक्वायर्ड रिसर्च होनी चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट डेटा है जिससे कि आप उस डेटा के अनुसार आप किसी पेज में लिख सकते हो। वन शुड देन डिटरमाइन द स्टाइल, दैट इज द वे ऑफ अरेंजेस वन वर्ड एंड sentences into the cohesive piece of writing. The same data can be used by different individuals to produce different arguments, even though they may intend to write for the same audience. Therefore, before getting into writing, one should also decide on and
चूज वंस स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब यहाँ पर देखिएगा, जो मान लीजिएगा जो डेटा, जो सोर्स आप मेंशन कर रहे हैं अपनी राइटिंग में, क्या पता वही सोर्स, वही डेटा और वही राइटिंग स्किल्स से किसी और ने भी लिख कर रखा हो, और वही चीज़ जिस ऑडियंस तक आप पहुंचाना चाहते हैं उस ऑडियंस के पास पहले से ही मौजूद है। तो आप उनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो उसके लिए आपको अलग से स्किल चाहिए, जो कि लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर्ग्यूमेंट। आपके पास कोई उदाहरण होने चाहिए अच्छे, या तो आप किसी अलग तरीके से पढ़ाइए। जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो नोट्स की सहायता से पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं पीडीएफ जो कि एसओएल का है उसकी सहायता से लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं अपनी जो स्किल है वो डिफरेंट कर रहा हूँ। इसमें बेशक टाइम लगेगा, लेकिन मेरा 100% एफर्ट रहेगा कि आपको समझा सकूँ। सो इस तरीके से अपना वे बनाइए, अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। मोर ओवर, वाइल राइटिंग एन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, there is a deadline that is given to us and we need to plan our writing in such a way so as to meet the deadline. So आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं या किसी असाइनमेंट को सबमिट करना होता है, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट दे दी जाती है। जैसे कि बता दिया गया है कि 28 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम्स। सो आपके पास एक लिमिट है कि 28 तक आपको प्रिपेयर कर लेना है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड टाइम लेके सिर्फ वही लाइक आप क्या लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, वही सोचते रहे। आपको एक टाइम लिमिट के अंदर सोचना है एवं उसको कार्य करना है, उस पर आपको लिखना स्टार्ट करना है। And then it is assumed that during our college or university days there is not a single assignment or project to be done, but many. Therefore one needs to plan all assignments together and make sure that deadlines for each of them are met. Therefore it is significant that we chalk out a plan. So हमें एक प्लान के अनुसार कार्य करना चाहिए, हमारी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सभी की डेडलाइन है, और सभी की डेडलाइन से पहले सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो हमें उसके लिए एक वे बनाना चाहिए, एक चॉक आउट करना चाहिए, हमें एक रास्ता बनाना चाहिए कि इस दिन से इस दिन तक मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। वो राइटिंग स्किल्स में आना चाहिए आपको, लाइक फुली मैनेजमेंट होना चाहिए राइटिंग में। वेरी ऑफन इन राइटिंग असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर एकेडमिक पर्पसेज, a word limit is also set the instructors, teachers, evaluators. One should limit oneself within the word limit, and therefore while arranging the facts and arguments give more importance to the facts and arguments which are primarily to support your topic. Thus one needs to plan or chalk out a rough plan or structure of how one will progress with the process of writing. अब देखिए, आप किसी आंसर को लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के बारे में ही बताता हूँ। मान लीजिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपका आंसर होना चाहिए वो 200 से 250 शब्दों के बीच होना चाहिए, और आप लिखते हैं 100 से 150 शब्दों के बीच, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। और दूसरी बात की आपकी जो ज़रूरत थी, जो एवेल्यूएटर जो आपसे मांग रहा था, वो नहीं हो पाई। और अगर आप बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, 200 से 250 बोला गया है, एंड आप लिख देते हैं 300-400 वर्ड्स, सो फिर ये ओवरलोडेड हो जाएगा, जिससे कि इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी राइटिंग स्किल्स पर। राइट, वंस द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड डेटा हैज़ बिन गैदर्ड एंड a rough structure of the argument is decided, it is the time to launch oneself into the actual process of the writing. In this phase of writing, one should organize the writing in such a manner that it is easily comprehensible. Therefore it is very important to ascertain a logical sequence in the writing. अब जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया था कि किस तरीके से मैं लिखूँगा या लिखूँगी, कि कौन सी लाइन कहाँ पर आएगी, कौन सा हेडलाइन, कौन सा टॉपिक कब मुझे इंट्रोड्यूस करना है, कौन सा फैक्ट डेटा वगैरह इंक्लूड करना है आंसर में। तो उसके बाद क्या करना है कि आपको एक एक्चुअल जो आप लिखना चाहते थे उस
उस स्ट्रक्चर को अब एक्चुअली में लिखे। अब री राइट को जानते हैं। री राइटिंग इज़ द फाइनल स्टेप फॉर द राइटिंग प्रोसेस and one that is essential to successful writing. This step requires one revise the rough draft and edits it. Revision allows you to perfect your assignment, project or any other times wings writings. So यहाँ पर क्या करना है, आपने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया कि इस तरीके से मैं लिखूँगा या लिखूँगी, देन आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं जो एग्जामिनेशन कॉपी है उसमें आप वहाँ पर लिख लेंगे। एंड देन अब आप इससे खुद इवेल्युएट करेंगे कि इसमें कोई गलती है, अगर है तो उसे रीराइट कीजिए एंड करेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से होती है रीराइटिंग। अब यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस चेक करनी है, हाउ इज़ राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स स्पीच, कि राइटिंग जो लेखन कला है वो बोलने की कला से किस तरीके से डिफरेंट है। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस यू शुड फॉलो टू राइट अ टर्म पेपर और एन असाइनमेंट, ये भी ईजी है, अभी पढ़ा है, बताइएगा। अब यहाँ पर फीचर ऑफ अकेडमिक राइटिंग, जब हम अकेडमिक राइटिंग में लिखते हैं तो उसके फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। इफ़ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन, वुड यू कैरी ऑन रीडिंग एनी न्यूज़ item even if you find the first sentence or the first paragraph boring, providing you with no new detail, idea, information or news and views that you are not already familiar with. In most cases the answer would be no. So यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर आप मान लीजिएगा एक न्यूज़पेपर ओपन करते हैं और उसमें फर्स्ट जो पैराग्राफ आया है, फर्स्ट आर्टिकल आया है, फर्स्ट न्यूज़ आई है, कुछ भी आया है, वो ही बोरिंग हो और जब आप पेज पलटते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें बोरिंग हो, बशर्ते आप उसे पढ़ना ना चाहते हो, फिर भी क्या आप उसकी ओर जाएंगे, क्या उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे? तो इसका आंसर होगा कि शायद नहीं। Many a times we tend to overlook or not to take a person seriously if she is not dressed according to the occasion, looks, dresses, etc. The first impression matters. So जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है, तो क्या आप उस व्यक्ति को सीरियसली लेंगे कि मान लीजिएगा ओकेशन है शादी का, शादी हो रही है और वहाँ पर पहन के आ गया ये कोई और, मतलब ये फॉर्मल से कपड़े, तो उसके सब मजाक उड़ाने लग जाएंगे। सो इसी तरीके से फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन देना है वो है इंट्रोडक्शन। वो अब इंट्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं आप उस टॉपिक को, वो आप पर डिपेंड करता है और उसी के लिए यहाँ पर कुछ हिंट या जानकारी दी गई है। In the same way, in most kind of writing, a good introduction is a must since it gives reader an idea, suggestion, scheme or what the rest of the writing will be dealing with. So जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें जो रीडर होता है या रीडर्स होते हैं उनको क्या मिल जाता है, उनको एक आइडिया मिल जाता है, बेसिक सा आइडिया मिल जाता है कि आप किसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके क्या सजेशंस हैं उनके लिए, स्कीम्स कौन सी होंगी आपकी जो राइटिंग है उसमें, वो उनको आइडिया कहाँ पर मिल जाता है, इंट्रोडक्शन में। जैसा हम पिछले यूनिट्स में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन हमें जानकारी देता है पूरे टॉपिक के बारे में एंड उसे फिर डिटेल में हम लाइन टू लाइन इंट्रोड्यूस करते जाते हैं। ओके, देन इट प्रोवाइड्स अ रीज़न फॉर रीडर्स टू कीप रीडिंग इन द सेंस इट एवोक्स द इंटरेस्ट इन द रीडर्स। सो इसके कारण अगर आपका हेल्दी इंट्रोडक्शन होगा, अच्छा इंट्रोडक्शन होगा, सो उससे क्या होगा कि जो रीडर्स हैं उनमें लालसा होगी पढ़ने की, आप उनको अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताएंगे, आप अपनी स्टडी के बारे में बताएंगे। दिस इज़ वाई जर्नलिस्ट आर सो वरीड अबाउट राइटिंग द परफेक्ट लीड सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस, बिकॉज इफ द लीड सेंटेंस इज नॉट इंटरेस्टिंग नो वन विल बॉदर टू रीड और लिसन टू द न्यूज़। सो आप हमेशा देखते होंगे कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, इसलिए वो अपनी जो लीड लाइंस होती है, लीड सेंटेंस होता है, उसका मतलब होता है पहली जो लाइन या इंट्रोडक्शन, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वही शक्तिशाली नहीं होगा, उसमें ही जोर नहीं होगा, तो जो ऑडियंस है, जो लिसनर्स है वो या रीडर्स है, वो किस तरीके से आगे की जो न्यूज़ है उसको फॉलो कर पाएंगे या देख पाएंगे। Therefore, there is not only a focus on writing the perfect lead sentence,
but a good introductory paragraph. It is not always true that the introduction should be a single paragraph. There are cases where there are introductions which run into several pages. If you are writing a report, the introduction can run into several pages. So introduction सिर्फ 2-4 लाइनों का ही नहीं होता. बहुत से केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंट्रोडक्शन जो है वो 2 से 3 पेजों का भी हो सकता है, जिसके लिए आपको एक अच्छे पैराग्राफ की आवश्यकता होती है. अच्छे पैराग्राफ मतलब अच्छी राइटिंग स्किल्स की, कि आपके पास 2-3 लाइन लिखने के लिए तो सफिशिएंट नॉलेज है, लेकिन अगर वो 2-3 लाइन की बात अगर 2-3 पेजेस में लिखने पर आ जाए तो आपके पास क्या इतनी नॉलेज है. तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी राइटिंग यूजली इंक्लूड, अगर आप किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं तो उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए. फर्स्ट की बैकग्राउंड हिस्ट्री. आप किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड देखिए. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री देखी कि जो राइटिंग स्किल है वो स्पीकिंग स्किल से पहले इंट्रोड्यूस की जा चुकी थी बात हिस्ट्री की उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उस तरीके से पहले बैकग्राउंड बताइए या हिस्ट्री बताइए इस टॉपिक के बारे में. देन डेफिनेशन ऑफ द टर्म, फ्रेज और सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ द राइटिंग. अब आप बताइए कि राइटिंग क्या है, उसके टर्म्स क्या है, उसके फ्रेज क्या है, और फिर लिखिएगा सेंट्रल ऑफ द राइटिंग. उसका जो मेन ढांचा होता है या मेन बॉडी होती है वो लिखिएगा. अ क्लियर एंड स्पेसिफिक थेसिस स्टेटमेंट which usually comes at the end of the introduction. If the introduction is of one paragraph, usually the thesis statement comes as the last sentence of the first paragraph. So यहाँ पर क्या होता है, जब हम अपनी जो राइटिंग का इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर हम बताते हैं कि हम किस तरीके से और कितने पॉइंट्स में हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड समझेंगे. वो कब आता है, वो आता है जब आप मतलब कि स्टार्टिंग के ही फर्स्ट पैराग्राफ में, मान लीजिएगा ये 5 पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट का जो सेंटेंस होगा उसमें आप बता देंगे वो थेसिस स्टेटमेंट. वेज ऑफ राइटिंग एन इंट्रोडक्शन. अब यहाँ पर कितने तरीके हैं एक इंट्रोडक्शन को लिखने के वो देखते हैं. फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन विच विल इवोक रीडर्स इंटरेस्ट एंड एंगेज देम. सो एक ऐसा क्वेश्चन देखिए या ढूंढिए जो आपकी ऑडियंस है या रीडर्स है उनको इंटरेस्टेड लगे, और वो जो ऑडियंस है वो इसे पढ़े, उनको पढ़ने में मज़ा आए. प्रोवाइड डेटा, स्टैटिक्स एट्सेट्रा दैट विल सरप्राइज द रीडर ऑन अनसेटलेस देयर कॉमन बिलीव्स. सो उनको डेटा प्रोवाइड कीजिएगा, डेटा जिससे कि वो आश्चर्यचकित हो जाए, सरप्राइज्ड हो जाए, शॉक्ड हो जाए. जैसे कि आज मैं AI के ऊपर स्टडी कर रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था, मैंने बुक पढ़ रहा था. सो वहाँ पर मुझे एक डेटा मिला जिसमें बताया गया था कि 2022 तक 75 मिलियन पीपल लेड ऑफ, मतलब कंपनियाँ उनको निकाल देगी. और 2022 जा चुका है और आप देखिएगा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, MNCs है, वहाँ से कितने सारे लोगों को कंपनीज निकाल रही है जॉब से. सो ये एक सरप्राइज करने वाला डेटा था जो मुझे शॉक्ड में डाल दिया मुझे. सो इस तरीके के डेटाज डालिए. प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट और स्टोरी रिलेटेड टू द टॉपिक. एक ऐसी स्टोरी बताइए रिलेटेड हो जो कि टॉपिक से. अब किसी को मोटिवेशन देना है तो उससे रिलेटेड एक स्टोरी बता दीजिएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टोरी मैंने शिव खेरा की बुक में पढ़ी है. अगर आपने किसी ने पढ़ी हो शिव खेरा की बुक यू कैन विन, सो उसमें फर्स्ट स्टोरी जो है उसमें बताया गया है एक मेले में एक गुब्बारे वाला होता है. तो जब उसके गुब्बारे बिकना बंद हो जाते हैं, बच्चे आना बंद हो जाते हैं, तो वो एक हवा से फूला हुआ गुब्बारा आसमान में छोड़ देता है. तो उसके पास एक बच्चा जाता है और बोलता है ब्लैक रंग का गुब्बारा दीजिएगा. सो जो गुब्बारा सेलर है वो पूछता है कि ब्लैक रंग का ही क्यों. तो बच्चा बोलता है कि क्योंकि वो आसमान में उड़ता है. तो वो समझाता है कि वो कलर के वजह से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसके कारण उड़ता है. तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन कैसा दिखता है, क्या है, कैसा है, उसके पास कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से उसको जज किया जाता है. ओके, सो इस तरीके से था बुक के अंदर मोटिवेशन, स्टोरी के साथ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था.
तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट कोटेशन। सो एक अच्छे कोटेशन के साथ, रेलेवेंट कोटेशन के साथ स्टार्ट कीजिएगा अपना जो टॉपिक है। जैसे कि मैंने एक कोटेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे महात्मा गांधी का, जो कि है बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन द सोसाइटी, कि वह बदलाव बने जो आप समाज में देखना चाहते हैं। तो शुरुआत पहले खुद से करें एंड देन आपका जो है बॉडी वो लिखना है, स्टार्ट करना है। प्रोवाइड एन अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। सो कंपैरिजन बता दीजिएगा किसी के बीच। ओके, सो दीज आर some topics which I have explained with examples. What not to do in an introduction, कि क्या नहीं करना चाहिए एक इंट्रोडक्शन या परिचय लिखते समय। Avoid stereotypes, cliches, jargons and boring constructions. So जो boring constructions होते हैं, boring words होते हैं, stereotypes जो कि रूढ़िवादी शब्द होते हैं, उनका यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। Avoid dictionary and encyclopedia definitions if possible and explain in your own words. So जो डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं, लंबे चौड़े बड़े बड़े वर्ड्स, और इंसाइक्लोपीडिया के वर्ड्स हैं, उनको यूज़ करने से बेटर रहेगा अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें। Avoid writing the introduction till you have finished writing the draft. So इंट्रोडक्शन को मत लिखिए अगर आपके पास पूरा स्ट्रक्चर नहीं है कि पूरा आंसर जो है किस तरीके से लिखेंगे। सो ये थी कुछ बातें। मेक श्योर दैट द रीडर्स नाउ नो इनफ टू फॉलो योर पेपर बट नॉट टू मच दैट दे लूज द फोकस ऑफ योर पेपर। इतना लिखिए जितना कि आपके रीडर्स पचा पाए, ज़्यादा मत लिखिएगा जिससे कि आपके रीडर्स ही कंफ्यूज्ड हो जाए और वो रीडिंग ही स्किप कर दे। मतलब कि उतना ही खाया जाता है जितना पेट में जगह हो, उससे ज़्यादा खाएंगे तो उतना ही डेटा भरिएगा। डेट इज़ द रीज़न। सो यहाँ पर देखिएगा एक पैराग्राफ दिया गया है। अ पैराग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस that expresses a single idea supported by facts, evidences, examples, anecdotes, quotations, etc. Paragraph primarily indicate the beginning and the end of a new idea to the readers. Thus, it helps the reader or readers in assimilating the concepts in an organized manner without much difficulty. In paragraph writing, therefore, the writer can develop just one idea when one is writing something longer, like an essay or a report. Each paragraph explains or demonstrates a key point or throughout of the central idea, usually to inform or persuade. So एक पैराग्राफ में जनरली क्या होता है, एक टॉपिक के बारे में जानकारी, डेटा और जो उससे रिलेटेड आइडियाज़ है वो सब कुछ इंक्लूड किया जाता है रीडर को देखते हुए। राइटिंग गुड पैराग्राफ इज़ इसेंशियल फॉर टू रीजन्स। अब अगर आप कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डेटा, नॉलेज, राइटिंग स्किल्स सब कुछ होना चाहिए। सो अब पैराग्राफ लिखे ही क्यों जाते हैं, तो उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट ये है कि इट हेल्प्स वन एज अ राइटर एज वन रिमेन्स फोकस्ड वाइल राइटिंग। सो जो राइटर होता है लिखने के दौरान वो हमेशा फोकस रहता है किस पर, अपने टॉपिक पर। इट मेक्स द राइटिंग मोर रीडेबल एंड द रीडर कैन ईजिली फिगर आउट दैट अ न्यू आइडिया हैज़ बिन इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिएगा बहुत सी बुक है जिसके वॉल 1 है, वॉल 1, वॉल 2 है। सो उस तरीके से वॉल 2 क्यों निकाला, क्योंकि रीडर को वॉल 1 पसंद आया, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी लगी। सो रीडर वॉल 2 पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड हमें पढ़कर कुछ नॉलेज मिलेगी। तो उस तरीके से हमें समझना चाहिए। देन बॉडी पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। बॉडी पैराग्राफ कैन बी रिटन इन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन योर पर्पज। However, each paragraph should have one point which support the thesis statement. Most body paragraphs will have a topic sentence. So body paragraph इस तरीके से लिखा जाना चाहिए जो कि आपके पर्पस को क्लियरली बता सके कि आपका पर्पस क्या है लिखने का। Then a topic sentence देखते हैं कि a first sentence in a paragraph is usually known as the topic sentence.
and it introduces the main idea of the paragraph. So जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो उसमें अ टॉपिक सेंटेंस होता है. टॉपिक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ होता है, वो हमें पूरे ही पैराग्राफ के बारे में आइडिया दे देता है. In other words, it is a sentence in which the main idea of a paragraph is summarized so that the readers can figure out what they can expect in the rest of the paragraph. जब आप पैराग्राफ के फर्स्ट जो पैरा होगा उसी में आप अपने आइडिया, अपने विचार को बता देंगे, तो उससे क्या होगा कि रीडर को पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ में रीडर क्या समझने वाला है और जो राइटर है वो क्या समझाना चाहता है. Though this may not always be true, as the topic sentence can also be elsewhere in the paragraph depending upon the demand of writing. So ये कभी कभी अलग भी हो सकता है कि जो इंट्रोडक्शन होता है पैराग्राफ का वो किसी भी पैराग्राफ में चला जाता है डिपेंडिंग ऑन द राइटिंग स्किल्स, डिमांड जो होती है राइटिंग की. ओके, one should keep in mind here that the topic sentence should relate to the thesis statement and in some way should uphold the thesis. तो ध्यान रखना चाहिए पैराग्राफ को लिखने से पहले कि जो वो लिख रहे हैं पूरा पैराग्राफ उसी टॉपिक पर होना चाहिए. क्लियर शब्दों में, the following points should be kept in mind while writing the topic sentences. The topic sentence should connect to the previous paragraph so that the readers do not lose. सो आपने मान लीजिएगा फर्स्ट पैराग्राफ कुछ और लिखा है एंड सेकंड पैराग्राफ कुछ और लिखा है, तो जो रीडर्स होंगे वो रिलेट नहीं कर पाएंगे दोनों पैराग्राफ को और वो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, जिससे उनका फोकस चला जाएगा और वो इस जो पैराग्राफ है उसे पढ़ना छोड़ देंगे. सो कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ रिलेट करता हो, जिससे कि रीडर्स का जो फोकस है वो बना रहे. Then the topic sentence is not about just stating a fact, but it is about a point of view that the writer is about to develop in the rest of paragraph. So एक पैराग्राफ को लिखने का मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि यहाँ पर हमें फैक्ट, डेटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन देनी है. यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू को जानना भी आवश्यक होता है. अगर कोई बुक है वो लिखी गई है, उसमें फैक्ट है, डेटा है, एंड आफ्टर रीडिंग दैट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस टॉपिक को लेकर या उस पर्टिकुलर डिबेट को लेकर, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझाना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को. एवरी सेंटेंस इन द पैराग्राफ शुड एम टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस. जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं एक पैराग्राफ में वो हमारे पैराग्राफ को सपोर्ट करता हो, हमारे पैराग्राफ को बताता हो, उस तरीके से सेंटेंस को हमें यहाँ पर बनाना है. अब एक्टिविटी पर आ जाते हैं. टेक एन essay or an article or a chapter from any newspaper or journal or any book and try to figure out the topic sentence of each paragraph. So यहाँ पर क्या करना है, आप किसी भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या किसी भी essay को लीजिएगा एंड उसे पढ़िएगा और वहाँ पर आप टॉपिक, सेंटेंस एंड लिखने की प्रक्रिया को देखिएगा कि लेखक द्वारा किस तरीके से लिखा गया है ये. सेकंड जो आता है सपोर्टिंग सेंटेंस. So supporting sentence are sentences which support or uphold the topic sentence and make the body of a paragraph. So supporting sentence वो होते हैं जो आपकी जो पैराग्राफ है, आपके जो सेंटेंस है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस पैराग्राफ में इसका मीनिंग क्या होगा. The supporting sentence support by providing fact, details and examples to logical present to the arguments. सो सपोर्टिंग सेंटेंस जो होते हैं वहाँ पर हम लिखते हैं फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, डिटेल्स एंड जो नॉलेज होती है लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वो बताते हैं. वन शुड कीप इन माइंड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक डिटेल्स टू शो हाउ द आइडियाज़ आर वैलिड. सो व्यक्ति को कुछ लिखने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि बताना चाहिए कि उसके आइडियाज़ किस तरीके से वैलिड है, वो किस तरीके से यहाँ पर पढ़ते हैं. वाइल स्टेटिंग फैक्ट्स, एग्जाम्पल, स्टडीज़, एक्सपर्ट्स, ओपिनियन एट्सेट्रा, बी स्पेसिफिक. जब आप किसी ऑथर को, किसी डेटा को, किसी फैक्ट को, एग्जाम्पल को या स्टडीज़ को, एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस को कोट करते हैं अपने पैराग्राफ में, तो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए. स्पेसिफिक इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए. यूज़ द एक्सपर्ट्स नेम
एंड अदर डिटेल्स। जब आप किसी बुक को या एक्सपर्ट्स को लाइक फैक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर बताइएगा कि इन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थियरी बुक ओपी गाबा राइट्स दैट पॉलिटिकल लाइक अबाउट पॉलिटिकल साइंस दैट आपको कोट करना है विद एग्जैक्ट लाइक मीनिंग स्पेसिफिक। एग्जाम्पल शुड ऑल्सो बी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ देयर नेम्स प्लेस डेट्स एट्सेट्रा। सो डेट्स बताइए, नेम्स बताइए, किसके द्वारा बताया गया है ये एग्जाम्पल, डेट क्या थी, प्लेस कहाँ था, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए। यूज़ स्पेसिफिक नंबर एंड डेट्स, स्पेसिफिक नंबर्स एंड डेट यूज़ कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर बताना था कि भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, और यहाँ पर कोई बता रहा है कि भारत देश 1935 में आज़ाद हुआ, तो उसके पास क्या एविडेंस है। सो उस तरीके से हमारे पास एविडेंस, फैक्ट और एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन केस ऑफ साइंटिफिक स्टडीज़ एक्सप्लेन इन शॉर्ट हाउ द स्टडी वॉज डन। सो अगर कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है किसी चीज़ पर तो उस स्टडी को एक्सप्लेन कीजिएगा अपने पैराग्राफ में, बहुत ही छोटे से पैराग्राफ में और बहुत ही कम शब्दों में उसे बताइएगा कि ये स्टडी इस व्यक्ति द्वारा इस स्थान में इस कालखंड में हुई थी। देन यूज़ विविड डिस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड डिटेल्स। सो एकदम क्लियर डिस्क्रिप्शन दीजिएगा। विविड का मतलब होता है क्लियर। सो क्लियर डिस्क्रिप्शन दीजिएगा कि कहाँ से आपने जो डिटेल्स है वो प्राप्त की है, उन सबको कोट कीजिएगा। वन शुड मेक श्योर दैट ऑल द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द सपोर्टिंग सेंटेंसेज are relevant, otherwise the reader may lose interest and focus with unnecessary digressions. So आपको बताना चाहिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, जो आपने अपनी नॉलेज एनहांस की है, वो कहाँ से, किस तरीके से, कौन से डेटा से की है। अगर आप अपने ही मन से कुछ भी लिख देते हैं तो जो रीडर है वो आपके जो पैराग्राफ है वहाँ से फोकस खो देगा और समझेगा कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। दैट्स द reason. So try to explain things in detail so that the readers do not have to think too hard to figure out the significance. So जो details है वो एकदम clear तरीके से समझाने की कोशिश करें ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, रीडर है, उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा कठिन वर्ड का यूज़ ना किया जाए और आसानी से समझ सके आपकी लैंग्वेज। Supporting sentences should not be used to merely repeat your topic sentences, but they should be the explanation, justifications, interpretations, and analysis of the topic sentence. So जो supporting sentence है वो बार बार repeat नहीं किए जाने चाहिए मात्र, but उनके साथ आपको डेटा, डिटेल, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस भी जोड़कर आगे बताना है। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट ऑल द सपोर्टिंग सेंटेंसेज आर इन लॉजिकल ऑर्डर। सो आप जो सपोर्टिंग सेंटेंसेज दे रहे हैं वो सभी लॉजिकल ऑर्डर में है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कॉन्क्लूडिंग सेंटेंसेज, अब लास्ट में आते हैं कॉन्क्लूडिंग। पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है एंड देन कॉन्क्लूजन। सो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक किसी भी तरीके की राइटिंग हो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन मेन बॉडी एंड जो थर्ड है वो कॉन्क्लूजन अर्थात निष्कर्ष। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज टर्न्ड एज द कॉन्क्लूडिंग सेंटेंस which is usually a review of the paragraph. It should emphasize on the main point or the topic sentence. It is advisable not to end the paragraph therefore with a quotation but to end with your own word and idea. So यहाँ पर देखिएगा जो conclusion होता है उसमें हम रिव्यू करते हैं पूरे ही पैराग्राफ का। उसमें हम बताते हैं कि हाँ ये गलतियाँ हुई, उन्हें इस तरीके से सुधारा जा सकता है और ये फैक्ट जो है इसमें ये गलती है, ये है, उनको इस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो इस तरीके से हमें अपना निष्कर्ष अपने ही शब्दों में देना है। सो यहाँ पर एक एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है पैराग्राफ का, देखिएगा। बिफोर गेटिंग इनटू द राइटिंग अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 1 needs to get all the required information regarding the right to information act.
such as the historical and the legal background to such an act, the need for such an act, the history of the enactment of the act, the details of the act, the use of the act for the benefits of the citizens etc. अगर आप राइट टू एक्ट पर कोई पैराग्राफ लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है आरटीआई के नाम से इसे जाना जाता है, उसके बारे में आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये इनेक्ट क्यों किया गया था, इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इस एक्ट को किस तरीके से एक व्यक्ति के जीवन से जोड़कर देखा जा सकता है और ये एक जनता को किस तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है. When all these details are collected, then one needs to put them in proper logical perspective so that when the readers read it, they can have a clear notion about what the act is all about. So जब आपके पास पूरी नॉलेज आ जाती है आरटीआई की, एक कैजुअली हम टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जब आपके पास आरटीआई की इंफॉर्मेशन आ जाती है देन आप उसे लिखने में ट्राई कीजिएगा और उस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखिएगा जिससे कि सामने वाला जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसे पूरा एक्ट समझ आ जाए और उसे ये भी क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि पूरा एक्ट किसके बारे में बात करता है. द फॉलोइंग आउटलाइन वॉज मेड बिफोर द एक्चुअल राइटिंग. सो हमने देखा कि 3 फेजेस होते हैं राइटिंग के, प्री राइटिंग, राइटिंग एंड री राइटिंग. ओके, सो इसमें से हम तीनों देखते हैं. तो thesis statement, the right to information act opened up the door of information for the individual citizen and in the process empowered them. So ये thesis statement हो गई. The body paragraph, first paragraph में आप लिख दीजिएगा the factor that impaired free flow of information, कि information का free flow किस तरीके से हुआ. legislation of the act, की legislation क्या है act की. एंड फ्रेज थर्ड जो होगा उसमें लिख दीजिएगा पैराग्राफ जो थर्ड, सम इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुविधाएं क्या है इस एक्ट की इजी वर्डों में. फिर अंत में कंक्लूजन दीजिएगा कि द नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, की इसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है और क्या अपनाने की आवश्यकता है एंड क्या बेनिफिट्स है राइट टू इंफॉर्मेशन के, वो अंत में बता दीजिएगा. The right to information is one of the basic human right in a democratic society and is indispensable for free flow of information. And यहाँ पर देख लीजिएगा किस तरीके से लिखा गया है information. If a democratic society has to function properly, then it is essential that it has informed citizens. But many a times it happens that the government does not share all the information with the citizens in the name of Official Secrets Act and such other legal provisions. In such a situation, what was necessary was to bring about a legal provision which would make citizens access to information easier. The Right to Information Act opened up the door of information for the individual citizens and in the process empowered them. But before one goes into the ways in which the Right to Information Act has enabled free access to information, what one needs to know the factors that impaired free flow of information. It is usually thought that there are 3 factors. 1. The legislative framework includes several pieces of restrictive legislation such as the Official Secret Act 1923, the pervasive culture of secrecy and arrogance within the bureaucracy, and the low levels of literacy and rights awareness amongst India's people. The right to information, ये देखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. ओके, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में. सो यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस देख लीजिएगा. ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग. व्हाट इज बॉडी पैराग्राफ, व्हाट डज बॉडी पैराग्राफ कंसिस्ट्स ऑफ, एक्सप्लेन इन डिटेल. सो डिटेल में आपको इसे बताना है. अब यहाँ पर हम नोट मेकिंग की ओर बढ़ते हैं कि नोट मेकिंग किस तरीके से लिखी जाती है. नाउ नोट मेकिंग किस तरीके से बनाई जाती है उसे देखते हैं.
Note making is an exercise that we need to do as it is a key to success in academic as well as a professional fields. So note making एक एक्सरसाइज है जो कि कामयाबी की चाबी है एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक लाइफ अर्थात स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि नोट मेकिंग हमेशा आती है 5 से 6 नंबर की, एंड प्रोफेशनल फील्ड में भी. सपोज यू आर गिवन अ टॉपिक टू रिसर्च एंड राइट ऑन. As you do your research, a plethora of information comes to you. Some of them are useful, some very significant, some rubbish, and some which you can neglect. सो मान लीजिएगा आपको कोई टॉपिक दिया गया है रिसर्च के लिए और आप उस पर रिसर्च भी करते हैं और उसमें आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, कुछ ख़राब है, कुछ को आप निगलेक्ट करेंगे, अनजाना करेंगे, अनदेखा करेंगे. While gathering all the information, if we do not keep proper notes and think that you will be able to retain everything in your mind, then you are mistaken, as it may happen that you may miss some important information while writing or may miss an important argument. So कई लोग क्या सोचते हैं कि मैंने याद कर लिया है, अब मेरे माइंड में वो रहेगा. सो ऐसा नहीं होता है. जब हम लिखने बैठते हैं तो सोचते हैं कि क्या चीज़ थी वो. सो उसको टाइम से लिख लेना चाहिए, क्योंकि लिखित चीज़ हम दोबारा से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिससे कि हम उसे अगेन उसको याद कर सकते हैं. और क्या पता अगर आप ना लिखो तो इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट, राइटिंग आप भूल जाओ या मिस कर दो अपनी रिसर्च की उसकी. Therefore, it is always better that we make notes we can then be used while we start writing or preparing for the examination or use for future reference. Therefore, note making is an essential part of many English language syllabus as it helps us in our writing process. So एक बहुत लंबी चौड़ी बुक है, उसे शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट लाइंस होगी, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, उसे आप शॉर्ट तरीके से अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, जिससे कि आप अच्छे नोट मेकिंग कर सकते हैं. अच्छी नोट मेकिंग से ये होगा कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाएंगे. अब हमें नोट मेकिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है. सो नोट मेकिंग इज़ सिग्निफिकेंट academic exercise for the following reasons. Today, when there is a plethora of information available on any topic because of the spread of digital information, therefore it is significant that one takes down notes of whatever one reads so that it can be used in future. Otherwise, the person may have the tendency to forget many things that he or she has read. So जैसा कि हम जानते हैं इस दौर में हमारे पास दुनिया भर की नॉलेज है, क्योंकि हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं. गूगल में आप लिखिएगा किसी भी चीज़ के बारे में, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखिएगा और वहीं पर आपको दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो उसमें से हमें जो इम्पोर्टेंट है वो किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो उसे याद रखने के लिए हम अपनी कोई नोटबुक या फिर डायरी वगैरह में लिखते हैं, जिससे नोट मेकिंग कहा करते हैं. द नोट्स कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. सो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उस नोट्स को यूज़ कर सकते हैं. बाय नोट मेकिंग one can filter the key ideas from what one has read and can do away with information and analyze what are not so useful. So जब हम एक पेज पढ़ते हैं, एक पेज में मुश्किल से 10 से 20 लाइनें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, बाकी जो होती है वेस्ट होती है, वो सिर्फ समझाने के लिए हमें यूज़ की जाती है. तो नोट मेकिंग में क्या होता है, वही जो 10 लाइनें होती है उन्हें हम अपने नोट्स पर लिख देते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बच सके फ्यूचर में जब हम दूसरी या तीसरी रीडिंग करें. इट कैन बी हेल्पफुल इन रिवीजन वर्क. सो जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करता है. नोट मेकिंग टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग और हाउ टू मेक नोट्स. सो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाए, और यूपीएससी एसएससी की एग्ज़ाम में आपने हमेशा देखा होगा कि नोट्स मेकिंग इज़ द की टू सक्सेस. ओके, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट thing about note making is that the reader should read or go through the reading or the passage very carefully and try to figure out the key ideas, main theme, key argument of the reading passage. So नोट मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले जिस
चीज़ या जिस टॉपिक पर उन्हें नोट बनाने हैं उसकी पहले मान लीजिएगा एक पूरी बुक है तो फर्स्ट रीडिंग में पूरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी, उसके बाद वो नोट बना सकता है, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको नहीं पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं एंड देन बहुत से वीडियोस है जो कि नोट मेकिंग से बनाए गए हैं, वहाँ पर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि आपको जो नॉलेज है वो प्रॉपर नॉलेज दो, जिससे कि आपके पास एक आइडिया हो कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप उसी के अंदाजे से नोट मेकिंग की जो वीडियोस है वो देख सकेंगे। द नोट मेकर should then put the main idea of the passage as heading of the passage. The heading should be short and easy to understand, usually of 3 or 4 words, as usually written on the topic on top middle of the page. Moreover, it should be so that it evokes the interest of the other readers and also makes you again go through it. सो यहाँ देखिएगा जो नोट मेकिंग की हेडिंग है वो 3 से 4 वर्ड्स में है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6। अगर इसे हटा दे तो यहाँ पर 3 से 4 वर्ड्स में है नोट मेकिंग की हेडिंग। सो ये जो हम SOL की बुक्स पढ़ रहे हैं ये खुद एक अपने आप में नोट्स ही है, क्योंकि इसमें आप अगर रेफरेंस में जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी सारी बुक्स को पढ़कर एक यूनिट बनाई जाती है। सो ये खुद एक नोट मेकिंग है, और यही अगर आप इससे भी छोटे नोट्स और क्या हो सकते हैं। सो यही है नोट मेकिंग किस तरीके से बनाई जाती है। मोर पेज इट शुड बी सो दैट इट इवोक्स द इंटरेस्ट ऑफ द अदर रीडर एंड ऑल्सो मेक्स यू अगेन गो थ्रू इट। सो जब आप नोट्स पढ़ते एक बार रीडिंग कर लेते हैं तो नोट्स से क्या होता है कि आपके पास और शक्ति आ जाती है कि अब मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाऊँगा। ओके, under the heading of the passage, the subheading should come in. Subheading are the subordinate or associate ideas that come under the heading that are used to develop the heading or the main idea of the reading or passage. सो यहाँ पर हेडिंग की भी सब हेडिंग होती है। सब हेडिंग से पता चलता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे राइटिंग। सो राइटिंग की भी कितनी सारी सब हेडिंग्स है, नोट मेकिंग भी एक सब हेडिंग है। सो इस तरीके से हम नोट मेकिंग करते हैं। हेडिंग सब हेडिंग्स बहुत सारी हो सकती है, हेडिंग एक होती है। ओके, सो इस तरीके से वंस वी आर थ्रू विद द सब हेडिंग्स it is essential to write the points under each subheading which goes on in support, against, to uphold, to argue in favor or against, to provide the details etc. जब हम सब हेडिंग्स को लिखते हैं सो सब हेडिंग्स में हमारे पास एग्जाम्पल, सपोर्ट, अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका रीज़न, अगेंस्ट और अपहोल्ड, आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए उसमें। सो ये सारी चीज़ें उस सब हेडिंग में आ जानी चाहिए। ऑफ द सब हेडिंग्स it should be kept in mind to properly incident space suitably and provide them numbers of put them in bullet form the point. so जो आप वर्ड लिखते हैं वो कम से कम अपने वर्डों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो बहुत बड़ा सेंटेंस है उसे अपने वर्ड्स में जो आपको समझ आ जाए उस तरीके से लिखिए कि कम समय में आप ज़्यादा समझ सको। Other significant things there is no need to write full sentence in note making. One can just write in the form of the necessary word which can be understandable. So पूरा ही टॉपिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती। नोट मेकिंग में आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें लिखनी है जितनी आपको समझ आ जाए। जैसे कि अगर आपको लिखना है द ग्रेट वॉर ऑफ 1857, सो आप लिख दीजिएगा द वॉर ऑफ 1857। ओके, फिर यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कौन सी जगह से कौन से व्यक्ति ने नेतृत्व किया, किस तरीके से किया, अपने शब्दों में कम, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, झांसी 2 शब्दों में आ गया। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको किस तरीके से पता चलेगा, जब आप पूरी बुक को एक बार रीड कर लेंगे। Abbreviation should be used as much as possible and a list of abbreviation should be provided at the end of note making for the readers. So abbreviation क्या होता है कि एक लंबे वर्ड का शॉर्ट फॉर्म।
शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से, अब यूएसए एक कंट्री का शॉर्ट फॉर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं यूएसए। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम, उसको यूके लिखते हैं। यूएसएसआर, डब्ल्यूबी, यूपी एट्सेट्रा, ये सब एब्रीविएशन है, जो कि एक बड़े शब्द का कम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना। सो कॉमन एब्रीविएशन हम सब जानते हैं, एससी फॉर साइंस, मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। कॉमन सिंबल्स एग्जाम्पल लाइक दीज आर द कॉमन सिग्नल्स। मेजरमेंट्स जैसे कि डिग्री का हो गया, परसेंटेज का हो गया, एमएल, एमएम एट्सेट्रा। मेकिंग ओन एब्रीविएशन, सो खुद की एब्रीविएशन किस तरीके से बनाए, सच एज एजुकेशन के लिए EDN लिख दिया, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम लिख दिया, PROGM, फिर प्रोग्रेसिव के लिए प्रोग, फिर एपोस्ट्रॉफी करके VE लिख दिया। वी आर ऑल accused to doing it as we use such abbreviations usually when we write SMS or while writing informally WhatsApp messages। so WhatsApp messages में हम मैसेज को सिर्फ MSG लिख देते हैं, टेक केयर को TC लिख देते हैं। सो ये एब्रीविएशंस ही है जो हम यूज़ करते हैं हमारे डेली जीवन यापन में। सिंस नोट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर वंस ओन यूज़, one has the flexibility to use a format which suits the most, yet the following format may be conveniently used by all, though there could be other customized format according to the one's needs and preference। so जब कोई व्यक्ति या स्टूडेंट नोट्स बनाता है तो वो अपने लिए बनाता है, तो वो अपने तरीक़ों से भी बना सकता है, लेकिन एक कॉमन यूज़ है नोट मेकिंग का जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, वो है हेडिंग, पॉइंट 1, सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2 एंड पॉइंट 2, सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 2। एब्रीविएशन यूज़ जो किया है उसके लास्ट में हमें बता देनी है लिस्ट की ये एब्रीविएशन है, इसका मतलब ये है। ओके, सो ये थी नोट मेकिंग। वाई इज़ नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट, अब ये आपको बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इसेंशियल नोट मेकिंग टेक्निक्स। सो ये थी कुछ प्रोग्रेस चेक करने के लिए। अब हम पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ अब हम जानेंगे पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग के बारे में। सो लेट्स बिगिन। समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग आर वेरी यूजफुल स्किल्स बिकॉज दे अलाउ अस टू यूज द वर्क ऑफ ऑथर्स whom we wish to cite while using our own words and thus not turning our page into a copy and paste from other works. These skills help us demonstrate our understanding of a text and showcase our original analysis and use of what we have read। तो मान लीजिएगा आप एक बुक पढ़ते हैं एंड देन आप उसे ही याद करने के लिए, ओके, समराइज करने के लिए किसी नोटबुक को लेते हैं, पेन को लेते हैं एंड देन उस पर अपने ही शब्दों में उसमें जो आपने पढ़ा वो लिखने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपनी ही काबिलियत को चेक करते हैं कि आपको कितना समझ आया है उस टॉपिक से रिलेटेड। आप कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं लेकिन आप लिखते हैं और अपने आप को एवेल्यूएट करते हैं कि आपको कितना समझ आया है और एनालाइज करते हैं कि अब कितना और पढ़ना चाहिए जिससे मैं 100% कवर कर सकूँ किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को। सो इसका सीधा सा मतलब ये था। देन इन शॉर्ट paraphrasing means putting a piece of writing in new words so that most of the language or expression in is different while the content or idea is retained। सो जब हम किसी बुक से पढ़कर अपने आप अपने बिना देखे ख़ास तौर पर लिखते हैं बुक में से पढ़ने के बाद, सो उसमें क्या होता है, वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, डायलेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो समझाने की या बताने की जो आइडिया था वो सेम रहेगा। लाइक समराइजिंग मीन्स reproducing the main point of a piece of writing while substantially cutting down its length। अब आपने पढ़ा 3 पेज का कोई आंसर या फिर कोई बुक 3 पेज में कोई एक टॉपिक पढ़ा, उसको आप समराइज करके क्या करेंगे, उसे रिप्रोड्यूस करेंगे आप अपने नोट पर
कम से कम शब्दों में, ओके, अपनी भाषा में प्लस कम से कम शब्दों में, यूजिंग एब्रीविएशन एंड एट्सेट्रा, ये होती है समराइजिंग। पैराफ्रेजिंग को अब हम डिटेल में जानते हैं कि पैराफ्रेजिंग मीन्स चेंजिंग द वर्ड्स इन विच समथिंग यू हैव हर्ड और रेड हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड। The result of paraphrasing should be significantly different from the original source so that as far as the expression goes it counts as your original writing. So यहाँ पर क्या करते हैं हम paraphrasing का मतलब कि जो आप पढ़ते हैं उससे अलग लिखे, अपने ही शब्दों में लिखे, जिससे क्या पता चलता है कि आपने जो एक्सप्रेशन, जो सोर्स और ओरिजिनल जो सोर्स आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने अपने शब्दों से लिखा है, ये आपकी ओरिजिनल राइटिंग है। ओके, देन एट द सेम टाइम बिकॉज यू विल बी गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द टेक्स्ट you have read, he must not be misquoted, therefore the meaning of must not be changed. So यहाँ पर देखिएगा, जब आप लिखते हैं तो उसके बाद आप जिस बुक से आप उस नॉलेज को या टॉपिक की इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो आप उस जो बुक होता है या ऑथर होता है उसे आप टैग करते हैं या फिर कोट करते हैं, लेकिन मिसकोट नहीं करना चाहिए। Consider the following sentence. There has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century Britain rather than in France or Germany. This could be prefaced. अब ये देखिएगा, ये एक बुक की लैंग्वेज है, ओके। अब मान लीजिएगा कि ये एक स्टूडेंट द्वारा लिखा गया है, दिस कुड बी प्रीफेस्ड, पैराफेस्ड या प्रीफेस्ड, ओके। Why the Industrial Revolution occurred in Britain in the 18th century instead of the continent has been the subject of considerable discussion. अब यहाँ देखिएगा दोनों का मतलब सेम है, ओके, बट यहाँ पर क्या है कि एक स्टूडेंट ने अपने इजी शब्दों में यूज़ कर लिया, इजी शब्दों में मतलब बयां कर दिया, और वहाँ पर इन्होंने जो ऑथर है, जो बुक है, उनको भी कोट कर दिया पेज नंबर के साथ। The above paraphrase is a good example because it use a different sentence structure than the original. ऊपर वाला है जो वो एकदम डिफरेंट सेंटेंस है क्योंकि वो ओरिजिनल से एकदम डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ करता है, मोस्टली यूजेस डिफरेंट वर्ड्स, सो डिफरेंट वर्ड्स का भी यूज़ किया है बट रिटेन द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल है। एंड सो शब्द अलग अलग है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। तो उस तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मतलब समझाइए अपने शब्दों में, इतना इनफ है, बट रिटेन द सेम मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल, ओके। एंड नाउ does not try to forcibly replace the word or phrases that are in common use or have no effective substitute or whose replacement would make the statement clumsy or unclear. In example, Industrial Revolution 18th century. So यहाँ पर देखिएगा जिन शब्दों को हम रिप्लेस नहीं कर पाते तो उन्हें ज़बरदस्ती रिप्लेस करने की कोशिश ना करें। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही रहेगा वो कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर पाकिस्तानी रेवोल्यूशन थोड़ी बन जाएगा। देन हमें उन्हीं शब्दों का यूज़ करना है जो रिप्लेसेबल हो, जिनको हम बदल सके। अब 18th सेंचुरी को आप 17th सेंचुरी लिख सकते हो नहीं, 19th नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम है, स्पेसिफिक रेवोल्यूशन है, तो उनको हम स्पेसिफिक ही रखेंगे। Passage for paraphrasing. The information that Columbus wanted most was where is the gold. He had persuaded the king and queen of Spain to finance an expedition to the lands. The wealth he expected would be on the other side of the Atlantic, the Indies and Asia, gold and spices. Spain was recently unified, one of the new modern nation states like France, England and Portugal. Its population mostly poor, peasants worked for the nobility
who were 2% of the who were 2% of the population and owned 95% of the land. Like other states of the modern world, Spain sought gold, which was becoming the new mark of wealth, more useful than land because it could buy anything. So अब यहाँ पर हम इस फेज़ को समझते हैं कि कोलंबस गोल्ड ढूंढने के लिए निकला था एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो 2% लोग हैं, 2% लोगों की पॉपुलेशन है, वो 95% लैंड पर रहती है. ये हमें याद रखना एंड देन अपनी ही भाषा में उसे उतारना है. सो ये थी राइटिंग. अब यहाँ पर समराइजिंग मीनिंग का मतलब जानते हैं. समराइजिंग मीन्स गिविंग अ ब्रीफ स्टेटमेंट of the main point of a text in one's own words while maintaining the meaning of the original. As you can see, summarizing has two keys characteristics. Characteristics का मतलब होता है विशेषताएं. In common with phrasing, paraphrasing, originality of expression and preservation of content. So summarizing का मतलब ही सेम ही है कि हम किसी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं या टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसे कम से कम शब्दों में और अपने शब्दों में लिखे. ओके. और उस जो वाक्य है या फिर जो टॉपिक है उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखे, जो उसकी मीनिंग है उसको बनाए रखे. इन प्रैक्टिस द टू टेक्निक्स आर typically used together, though this chapter is discussing them separately for clarity. In summarizing something you read, you will probably find yourself using all the paraphrasing skills you developed in section 3 of the chapter. In this section, the aim is to add a further skill, that of brevity. An example: compressing your paraphrase into fewer words than the original. This must be done without losing essential information. So वही है कि आप जो अगर आप किसी पूरी बुक को ही अपने शब्दों में लिख रहे हैं तो अगर बुक 500 पेज की है, ओके, सो आप 250 पेज में लिख दीजिएगा. 500 से 250 में आ जाइए. अगर हो सके तो 600 में चले जाइए अगर आप चाहते हो. बट उसकी जो मीनिंग है आपके शब्दों में भी सेम रहनी चाहिए. बस इतना ही है. You have most likely summarized things often in your daily life, such as conversation, the plot of a film or novel, instructions you are asked to pass on to a third person, etc. For instance, after watching a 3 hours film, you may tell your friend something like it's basically a love story in which the hero is involved in a gang war, which is only resolved in the last scene in the courtroom, after which he marries the heroine and lives happily ever after. सो ये क्या होता है कि समराइजिंग का मतलब क्या होता है. मान लीजिए आपने किसी मूवी को देखा, मूवी थी 3 घंटे की, आपने एक्सप्लेन कर दिया, आपके फ्रेंड ने पूछा कि मूवी कैसी थी, सो आपने उसको सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया अपने ही वर्ड्स में. 3 आवर्स की मूवी आपने 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दी. किस तरीके से? आपने बताया कि मूवी कुछ इस तरीके से है, लव स्टोरी बेस्ड है, जो हीरो होता है वो गैंगस्टर होता है एंड देन ही डज मैनी थिंग्स रॉन्ग एंड आफ्टर दैट कोर्ट रूम में उनका जो होता है वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है एंड वो हीरोइन के साथ मैरिज कर लेता है एंड दे लिव हैप्पीली, वो खुशी से रहते हैं. सो यही थी स्टोरी. एक्सप्लेन कर दी, वही मीनिंग है. मज़ा बिगाड़ दिया अपने दोस्त का मूवी देखने का. सो यही बस समराइजिंग यही है. और व्हेन आस्क्ड बाय अ फैमिली मेम्बर हाउ अ मीटिंग विद अ फ्रेंड वेंट, you may condense a long conversation into I told her all about my summer job, but she hadn't done anything much over the vacation, so she told me her plans for winter holidays, when she might do an NGO internship or study music. I told her why I preferred the music idea, and we finished by catching up on the books we've each read. You may also have performed similar operations at school if a question or assignments asked you to sum up
condense, write a precise, encapsulate, outline, make a synopsis, briefly discuss, etc. सो यहाँ पर क्या था कि जब आप फैमिली को डिस्कस करते हैं, समराइज़ करते हैं पूरी चीज़ को, लाइक आपकी मीटिंग हुई आपके एक फ्रेंड के साथ, तो ये कुछ बातचीत हुई कि वो एनजीओ ज्वाइन करेंगी, इंटर्नशिप लेगी, एंड आप फिर एक बुक की रीडिंग पर आ गए, एंड देन उसके पास कोई आइडियाज़ नहीं था, वैकेशंस वगैरह का आप गए थे लेकिन उनके पास नहीं था, तो इस तरीके से हम कर पाते हैं. अब स्टेप्स, लाइक स्टेप बाय स्टेप पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग. Read the original text for a cursory reading. The second reading can be specified and close looking for better understanding of text. So अब आप पैराफ्रेजिंग या समराइजिंग किस तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट आपको एक पैराग्राफ को रीड करना है. पैराग्राफ हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. सो उसको आपको रीड करना है. देन उसे आप पहले स्टोरी के जैसे रीड कीजिएगा. एंड देन सेकेंड टाइम जब हमने पढ़ा है प्री राइट, लाइक प्री राइट, राइट एंड री राइट. सो यहाँ पर भी एक और फॉर्मूला लगता है जो कि प्री रीडिंग, रीडिंग एंड री रीडिंग. सो सेम ही है कि पहले पढ़िएगा एक स्टोरी के जैसे, फिर उसे और अच्छे से पढ़िएगा जिसमें आप फैक्ट, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो दी गई है उस पैराग्राफ, बुक, टॉपिक जो भी है उसमें उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड देन जब आप लिखते हैं, लिखने के बाद पढ़िए कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है एंड उसे करेक्ट कीजिएगा. सो ये ही एक स्टेप था. एंड देन सेकंड जो स्टेप्स में बताया गया है, यू कैन अंडरलाइन द मेन थॉट्स, ऑल्सो मार्क द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट. सो आप अंडरलाइन कर सकते हैं जो मेन, लाइक जो इन्फॉर्मेशन होती है, टॉपिक्स की डेटा होता है उसे, जैसे मैं अभी यहाँ पर अंडरलाइन को ही अंडरलाइन कर देता हूँ, इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हैं. एंड अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा. सो आप कुछ भी कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड में बैठानी है, या फिर आप लिख सकते हैं. Make note of the important points while making notes. Try not to copy words from original until there is no substitute for them. So notes बनाइए किंतु जब आप नोट्स बनाते हैं तो कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा. अगर उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं मिल रहा है, अगर उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स नहीं मिल रहा है, सेंटेंस नहीं मिल रहा है तो कर लीजिएगा. अगर मिल रहा है देन आप अपने ही वर्ड्स में लिखिए, बेटर रहेगा. नाउ keep aside the original matter and write on all the important points of the original in your own language. अब जो आपने ओरिजिनल कॉपी में से पढ़ा है उसे साइड रख दीजिएगा, एंड जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, नॉलेज, डेटा गैदर किया है, उसे आप अपने रजिस्टर या अपने नोटबुक में लिखिएगा, अपने ही शब्दों में, अपनी ही भाषा में. Compare your version with the original to see whether all information or important points have been included. So जो ओरिजिनल है उसके साथ अपने लिखे हुए पत्र या फिर नोट को कंपेयर कीजिए कि सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो मैच हो रही है या नहीं. शब्द बेशक अलग हो, मतलब मीनिंग मैच हो रही है या नहीं, एवेल्युएट कीजिएगा. Then if you find any unique word in the original which you wish to retain, then you can also use it in quotes to show the borrowing from the original. So अगर आप कोई यूनिक अलग सा भी वर्ड देखते हैं ओरिजिनल में, देन आप अपने नोट में लिख सकते हैं तो बताने के लिए कि ये मैंने बोरोइंग वर्ड लिया है ओरिजिनल कॉपी से. अब यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज़ प्रोग्रेस चेक करने के लिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग आप बता सकते हैं. वेरी इजी है. व्हाट स्टेप शुड यू फॉलो इन बोथ दीज एक्टिविटीज़. अब आप बताइएगा कि कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. हमने स्टेप्स को देख लिया है और आप अपने शब्दों में बताइए. यहाँ पर देखिएगा, शुड यू फॉलो फॉर दिस. अब हम लेटर राइटिंग की ओर जाते हैं. मैं, आप और सभी लोग लेटर का कभी ना कभी उपयोग करते हैं. किसी दफ्तर में, किसी और जगह पर लेटर राइटिंग होती ही है, तो उसे जानते हैं. लेटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल, सेमी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. सो लेटर को जो होता है, पत्र को 3 भागों में बांटा जाता है. फॉर्मल जो कि किसी संस्थाओं में दिया जाता है, सेमी फॉर्मल लाइक किसी रिश्तेदारों को, एंड फॉर्मल लाइक फ्रेंड्स वगैरह को. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, फॉर्मल लेटर आर यूज्ड फॉर फॉर्मल पर्पस and situations like those at the workplace etc., whereas informal letter
are personal letter used in informal situations like letters sent to friends, relatives, etc. सो यही है कि फॉर्मल संस्थाओं में यूज़ किया जाता है, कहीं पर हम वर्क कर रहे हैं या सरकारी संस्था में कोई कार्य करवाना है उसके लिए। एंड जो फॉर्मल होता है वो रिलेशंस में होता है, किसी की शादी वगैरह है, किसी की बर्थडे पार्टी है या कुछ है तो उसके लिए हम इनफॉर्मल का यूज़ करते हैं। The example of formal letters are applications letters to editor, job related correspondence letter to editor, complaint letter, suggestions letter, persuasive letter and many other types of ऑफिशियल लेटर। सो लेटर बहुत तरीके के होते हैं, कंप्लेंट लेटर, लेटर टू एडिटर, सजेशन लेटर और भी बहुत होते हैं। सो सभी को नहीं जानना यहाँ पर। यहाँ देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा मैन की लेटर को किस तरीके से लिखा गया है। एग्जाम्पल लेटर है ये, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर है। यहाँ देखिएगा, ये जिस कंपनी को आप भेज रहे हैं उसकी रजिस्टर आईडी, द इंश्योरेंस मैनेजर या फिर जो है वो उनका नाम, या फिर जिस ब्रांच वगैरह में आप भेज रहे हैं वो, मध्य में आएगी डेट एंड स्टेट लाइक एड्रेस आ जाएगा, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, सब्जेक्ट आ जाएगा कि किस चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हैं, एंड फिर बॉडी आएगी आपकी प्रॉब्लम क्या है। उसको लिखने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम एंड साइन करेंगे कि क्या है, डायरेक्टर। सो फॉर्मेट पार्ट्स ऑफ फॉर्मल लेटर। हेडिंग आती है पहले, हेडिंग आप देख चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। हेडिंग के बाद रेफरेंस नंबर आता है, ओके। हेडिंग, रेफरेंस नंबर अगर है तो, देन डेट आती है, देख सकते हैं आप, और डेट भी किस तरीके से लिखनी है वो भी हम देखेंगे। डेट या तो 28 सितंबर 2019 लिखिए, सितंबर 28 2019 या 28 सितंबर 2019, तीनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज़ आप कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। इनसाइड एड्रेस आता है कि इनसाइड एड्रेस किस तरीके से आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये रहा एड्रेस। एंड देन आता है कि सब्जेक्ट आप किस सब्जेक्ट पर लिख रहे हैं, एंड देन सॉल्यूशन आता है। नोट, these days it is more customary to use miss for any women married or unmarried in place of distinct miss and mrs. ओके, सो आप देख लीजिएगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। आप महिला को लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मिस किसके लिए आता है, मिसेस किसके लिए आता है, मिस किसके लिए आता है। बॉडी ऑफ द लेटर की बॉडी, फिर बॉडी में जब पहला पैरा होगा, इंट्रोडक्शन होगा कि क्या, क्यों, कैसे, एंड डिटेल दीजिएगा। देन कंक्लूजन दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं अब। सो उस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। इसके इन पॉइंट्स को जानने के बाद, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इन्हें सिर्फ पॉइंट वाइज ही बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देन हम पूरे ही एग्जाम्पल जो है वो लेटर उसे पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट पर जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की क्लोज किस तरीके से करना है आपको। आफ्टर क्लोजिंग पैरा द लेटर डज नॉट एंड अब्रप्टली, रादर द फ्रीजेज लाइक योर सिंसेंसली, योर ट्रूली, इस तरीके से। सिग्नेचर स्लॉट एंड रेफरेंस इनिशियल्स, एनक्लोजर, कंट्री, court से copies, when copies of letter are sent to more than one recipient, it is detailed in this part. फिर distribution, Mr. Kamal Nagal, administrative officer, Mr. Pankaj Dua, accounts officer, postscripts, and the timing of the meeting has changed from 11th AM to 3 PM on 17 November. So these kind of जो mistakes and होती है उन्हें देखना ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पर एक लेटर को पढ़ते हैं जो यहाँ पर दिया गया है इनफॉर्मल, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। सो देखिएगा, सो यहाँ पर लिखा है needless.com, इंडस्ट्रियल सिटी दिल्ली, मोबाइल नंबर, वेबसाइट एंड ईमेल लिख दिया इन्होंने, रेफरेंस नंबर दे दिया इन्होंने, डेट दे दी 10 दिसंबर 2019, द इंश्योरेंस मैनेजर, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, राजेंद्र प्लेस, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू गेट एनुअल कार इंश्योरेंस रिन्यूड वाइड पॉलिसी
अब पॉलिसी नंबर दे दिया, सर या मैडम लिख दिया। आर कंपनी हैड परचेज्ड मारुति एर्टिगा पेट्रोल वर्जन DL14CH2435 ब्रैकेट में उसका नंबर लिख दिया। आपने बोला कि हमने मारुति एर्टिगा पेट्रोल खरीदी थी हमारी कंपनी ने ऑन 21 दिसंबर 2018। सो कब खरीदी थी? 21 दिसंबर 2018 को। एंड हैड गॉट द इंश्योरेंस डन थ्रू योर कंपनी, कि आपकी कंपनी से हमने इंश्योरेंस खरीदी थी, जिसका पॉलिसी नंबर है, ये पॉलिसी नंबर है। द पॉलिसी इज़ एक्सपायरिंग ऑन 21 दिसंबर 2019, कि जो पॉलिसी है वो 2019 को एक्सपायर हो रही है। वी विश टू गेट द पॉलिसी रीन्यूड बाय योर कंपनी ओनली एज वी आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस। तो हम आपकी कंपनी की सर्विस से बहुत ही सेटिस्फाइड है एंड हम उस पॉलिसी को रिन्यू करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर आता है इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस बारे में लेटर लिखा है। एंड देन प्लीज़ लेट अस नो द डिटेल ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस, द प्रीमियर लायबिलिटी, the insurance cover, the no claim bonus and the document required for insurance। so यहाँ पर पॉलिसीज़ के बारे में पूछा है कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। प्लीज़ सेंड एन इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव टू आवर ऑफिस ऑन एनी वर्किंग डे बिटवीन 2 PM to 3 PM during this week to explain the related details with required डॉक्यूमेंट्स। सो आप अपना इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव जो है उसे आप हमारे ऑफिस भेज सकते हैं 2 बजे से 3 बजे के आसपास किसी भी वर्किंग डे में। हम जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसकी डिटेल भी भेज दीजिएगा जिससे हम वो रेडी रखें। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर इंक्वायरी, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स। सिंसियरली लिख दिया, देखिएगा जब उन्होंने बताया अगर आप फ्री करें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसने लिखा? राजेंद्र कुमार, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो ये था, इजी फॉर्मेट था। अब आप देख लीजिएगा। अब हम जाते हैं सीधा स्टोरी रिपोर्ट राइटिंग की और although reports can be of various types, yet when it comes to writing there are two broad categories under which reports are written: a short report and a long report. All project reports, field and visit to industries and business concerns are long report. First we begin with the format of short report writing and then we will move on to long report including field and visits. सो रिपोर्ट्स 2 तरीके की होती है, शॉर्ट रिपोर्ट एंड लॉन्ग रिपोर्ट। शॉर्ट रिपोर्ट लिखी जाती है किसी छोटे इवेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, एंड जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है वो मान लीजिएगा कोई फील्ड है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए लॉन्ग रिपोर्ट लिखी जाती है। So let us know about writing a short report. A short report can be submitted in a letter or a memorandum format, whereas a long report can be submitted in a combined structure. So short report जो होती है वो लेटर के स्ट्रक्चर में या मेमोरेंडम के स्ट्रक्चर में हम सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है वो स्ट्रक्चर पूरा कंबाइंड होता है, एक बुक के तरीके से हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेमोरेंडम फॉर्मेट को देखते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। सो myidea.com की ये रिपोर्ट है न्यू। सो देखिएगा कंपनी का नाम आ गया myidea.com, फिर स्टेट या सिटी का नाम आ गया न्यू दिल्ली, नंबर आ गया उनका कोई भी नंबर हो सकता है, डेट आ गई, देन किसको लिखा जा रहा है, टू मिस गायत्री सिंह अकाउंट मैनेजर फ्रॉम तन्मय चौधरी अकाउंट ऑफिसर, कि गायत्री सिंह अकाउंट मैनेजर को लिखा जा रहा है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा? तन्मय चौधरी के द्वारा, अकाउंट ऑफिसर है जो। सब्जेक्ट क्या है? सबमिशन ऑफ क्वार्टरली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। सो एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है एज पर योर इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द मीटिंग ऑफ 7 जनवरी 2020। Following is the details of the expenditure incurred on research related activities under the non-plan had during the quarter September-December 2019. सो यहाँ पर देखिएगा 7 जनवरी 2020 को कोई मीटिंग हुई होगी, तो यहाँ पर मिस गायत्री सिंह ने अकाउंट मैनेजर जो थी उन्होंने डिटेल्स मांगी होगी एक्सपेंडिचर की। देन ये जो भाई साहब है तन्मय चौधरी अकाउंट ऑफिसर, वो उनको वो रिपोर्ट दे रहे हैं सितंबर एंड दिसंबर के मध्य की।
ओके, सो कितना अमाउंट खर्च हुआ एक्सपेंडिचर में वो पूरी डिटेल दे दी इस रिपोर्ट में, एंड द रिपोर्ट इज सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर एक्शन, सिग्नेचर कर दिया जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। बस इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ रहा है रिपोर्ट राइटिंग। ये सारी चीज़ें जब आप खुद पढ़ेंगे तो और बेटर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से नहीं समझाई जाती। ये प्रैक्टिस के लिए होती है चीज़, खुद लिखनी पड़ती है। ये लिखकर आप जितनी बार राइट करेंगे, ये राइटिंग का ही है ना पोर्शन, तो राइटिंग में हमें लिखकर ही समझ आता है। अब यहाँ पर लेटर फॉर्मेट में देखते हैं। As director of myindia.com, you were working on the idea of opening a subsidiary company at Ludhiana, Punjab. You assigned the task of finding an appropriate location to Ms. Rajkumar, the HR head of your company. Mr. Kumar prepared the following feasibility report and submitted to you. कोई नया ऑफिस खोलना है लुधियाना में, तो उन्होंने बोला कि पंजाब में कितना खर्च आएगा, क्या क्या लोकेशन क्या होगी। तो HR हेड जो है राजकुमार, वो एक रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं लेटर फॉर्मेट में। अब वो देखते हैं। तो myindia.com, सेम स्टेट नेम न्यू दिल्ली, जो नंबर है लाइक कुछ भी नंबर हो सकता है, GST नंबर वगैरह वगैरह कुछ भी, वो लिख दिया। डेट लिख दिया। डियर मिसेस गायत्री सिंह, जो कि हेड है। सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ क्वार्टरली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट की, एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट एज पर योर इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन, सेम पैराग्राफ लिख दिया जो ऊपर हमने पढ़ा। देन जो एक्सपेंडिचर है वो लिख दिया यहाँ पर। देन आई वुड बी हैप्पी टू प्रोवाइड मोर डिटेल्स इफ़ रिक्वायर्ड, योर सिंसियरली। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं और भी जानकारी देने में सक्षम हूँ और खुश भी रहूँगा। फिर सिग्नेचर कर दिए। बस इतना ही था। रिपोर्ट राइटिंग सम प्राइमरली फैक्ट। सो ये ध्यान रखिएगा, ये हम पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं, बाकी वो आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन रिपोर्ट राइटिंग के कुछ जो फैक्ट है, प्राइमरली मुख्य फैक्ट है, उन्हें ध्यान रखिएगा। वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, one must read the instructions carefully on the basis of which the report is to be prepared. It is like reading a question paper thoroughly before writing an answer in an examination. Instructions set the design and content of the whole structure of the report. यहाँ पर क्या है कि पहले आप लिख लीजिए, देख लीजिएगा 2-3 बार, अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन से टॉपिक पर किस तरीके से रिपोर्ट लिखनी है। अर्थात जो क्वेश्चन दिया जाता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ दिस और दैट दोज, किसी पर भी आ सकता है, तो उसे आप अच्छे से पढ़िए, उसकी डिटेल जानिए कि उसमें क्या क्या डिटेल दे रखी है, फिर आप रिपोर्ट लिखिएगा। और दूसरा जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप is to collect appropriate material required including fact and data to prepare a report. Even in a short report, one must plan for the report and give a thought to the supporting documents or arguments. So आपके पास डेटा होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रिपोर्ट लिखने से पहले, एंड डेटा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। देन द आउटलाइन ऑफ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड. Once the outline is ready, one has to fill the relevant details. So details तो important है ही, आपको relevant details देनी है. After the writing task is done, still much needs to be done. Reviewing and editing is an crucial in writing. Keeping the purpose and readers of a report in mind, review it for the content. लिखने के बाद रिव्यू कीजिएगा। अगर कहीं पर एडिटिंग की आवश्यकता है, कोई वर्ड अगर आपको लगता है कि ये इस वर्ड की जगह इस वर्ड को होना चाहिए, या इस डिटेल की जगह इस डिटेल को होना चाहिए, तो आप वहाँ पर एडिट कीजिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ टू लुक फॉर ग्रामर, स्पेलिंग एंड एक्सप्रेशन एक्यूरेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट. फाइनली द फॉर्मेटिंग एंड द रिपोर्ट इज़ रेडी. सो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर है तो उन्हें दूर कीजिएगा. आपकी जो एक्यूरेसी है, आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यू को, वो इम्पोर्टेंट है. एंड देन आपकी रिपोर्ट रेडी हो जाएगी. स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट राइटिंग. सो प्लानिंग, पहले प्लान कीजिएगा कि आप किस तरीके से रिपोर्ट लिखेंगे. मतलब फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, मान लीजिएगा कि फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा. प्लानिंग क्या करनी है यहाँ पर, प्लानिंग इज़ अ क्रूशियल स्टेज ऑफ राइटिंग. इवन इफ राइटिंग इन्वॉल्व्स अ शॉर्ट मैसेज, वन मस्ट नो अबाउट व्हाट. मतलब कि अगर एक छोटा सा मैसेज भी है, उस
रिपोर्ट के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है एंड डेटा क्या है। डेटा होना चाहिए आपके पास, प्लानिंग होनी चाहिए, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, आपको किस तरीके से आपको लिखना है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बी क्लियर अबाउट द पर्पज़, वही बोला मैंने कि पर्पज़ के लिए आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट, फॉर होम एंड हाउ, कि आप क्या लिखोगे, किसके लिए लिखोगे एंड कैसे लिखोगे, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और राइटर ही शी इज़ एबल टू प्रिपेयर फॉर वर्क प्लान, आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वंस वन नोज द टारगेट ऑडियंस वन कैन गैदर इन्फॉर्मेशन, जब आपको पता है कि आपको किस ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप उस टारगेट से रिलेटेड ऑडियंस लाइक इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऑडियंस है जिसे आप टारगेट करोगे। Once the basic material has been collected, one must think about the medium rather media of representation. So जब आपके पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, डेटा है, देन आप मीडियम के बारे में सोचिए कि आप किस माध्यम से उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। मीडिया मत देखिएगा कि किस मीडिया से देंगे। नेक्स्ट स्टेज जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेज इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। वन मस्ट प्रिपेयर an outline in the form of an appropriate structure so that the actual writing stage one knows how to structure the मटेरियल कलेक्टेड, की स्ट्रक्चर कैसे बनाए जो हमने मटेरियल कलेक्ट किया है। अब यहाँ पर देखिएगा इस रिपोर्ट राइटिंग में जो इनके पास मटेरियल था, इनकी जो डेटा थी, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर किया है। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सो ये थी रिपोर्ट राइटिंग। एंड स्टेज 2 जब आते हैं राइटिंग के, उसमें फॉलोइंग द फॉर्मेट ऑफ अ शॉर्ट रिपोर्ट और अ लॉन्ग रिपोर्ट, राइट द रिपोर्ट विद द स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक ऑडियंस इन वंस माइंड, कि आपको कौन से पर्पस से रिपोर्ट लिख रहे हैं और कौन सी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सिंपल भाषा में सिंपल भाषा का यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा अटपटे वर्ड्स का यूज़ मत कीजिएगा। प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए विद शॉर्ट एंड सिंपल पैराग्राफ। ओके, जैसा हमने ऊपर 2 रिपोर्ट्स देखी, कितनी इजी थी पढ़ने में, कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, आसानी से हम समझ सकते हैं उस रिपोर्ट को उस तरीके से। चेक इट फॉर प्रॉपर सिटेशंस, रिसोर्सेज यूज्ड, कि आपने जो रिसोर्स यूज़ किए हैं वो एकदम प्रॉपर थे। ऑब्जेक्टिविटी इज़ द की टू रिपोर्ट राइटिंग, लॉजिकल ड्रिवन फैक्ट्स एंड फिगर्स कैन लीड टू लॉजिकल कंक्लूजन। सो लॉजिकली बात कीजिए कि आपने अगर लॉजिकल फैक्ट दिए हैं तो लॉजिकल कंक्लूजन भी हो सकता है। डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग इररिलेवेंट लाइक इट विल मेक द रिपोर्ट इनकोहेरेंट। बी स्पेसिफिक डेटा डालिए, इररिलेवेंट चीज़ें दूर रखिएगा। द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, टोन एंड वॉइस मस्ट बी ऑडियंस एंड पर्पस स्पेसिफिक, कि आप एक किसी को समझाना चाहते हैं उस टोन में उसे लिखिएगा एंड ऑडियंस को समझ आ जाए उस तरीके से लिखिएगा। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं जो मैंने कवर करवा दिया है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा उस क्वेश्चन पेपर से। अब स्टेज 3 के बारे में जानते हैं। By now the first draft is ready but it will not be presentable only after editing and revision. So first हमने सोचा, then हमने लिखा एंड अब हम रिव्यू करते हैं तीसरे स्टेज में। सो यहाँ पर क्या करना है, रिवाइज द कंटेंट, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा कंटेंट। एक्सेस द कंटेंट एंड द मीडियम, अगर वहाँ पर कोई गलती है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा, एक्सेस कीजिएगा कंटेंट एंड मीडियम में। आर द ग्राफिक एंड अदर मीडिया आर अप्रोप्रिएटली, आर दे एडिंग टू द लाइक, अगर जो आपने डेटा और जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी है क्या वो सही है, अप्रोप्रिएट है, अगर है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो एडिट कीजिएगा। देन लैंग्वेज एंड ग्रामर एक्यूरेसी, कि आपकी ग्रामर जो एक्यूरेंसी है वो करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स एकदम करेक्टली यूज़ होना चाहिए। डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट, कि अब आप डिलीवरी किस तरीके से करेंगे रिपोर्ट, कोई मेल की सहायता से करता है, कोई बाय पोस्ट करता है, अगर हार्ड कॉपी है तो उस तरीके से। ओके, और अगर आप क्या ही बॉस है, एक ही ऑफिस में है, तो आप खुद जाकर वो रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज है वो तो आपको खुद करनी है,
मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, फर्दर रीडिंग है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। एंड देन हम स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है। ये प्रैक्टिस सेशन है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने सिलेबस कवर कर लिया है और ये प्रैक्टिस सेशन है जो कि मैं आज से 2 से 3 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि मुझे अदर सब्जेक्ट्स भी है जो कवर करवाने हैं। पहले हम सिलेबस कवर करते हैं एंड देन जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसे कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।